फेडरलिज्म। हम लोगों ने फेडरलिज्म क्या होता है पढ़ लिया है, फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़ लिए हैं, हम लोगों ने फेडरलिज्म के 2 रूट्स पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने देख लिया है कि फेडरलिज्म जो होता है वो कैसे प्रैक्टिस हुआ है इंडिया में। हमने देखा है फेडरलिज्म जो होता है इंडिया में किस प्रकार से अप्लाई हुआ है। दोनों ही चीज़ें देखी हम लोगों ने। 3 5 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों ने 3 नंबर के करीब 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसी चीज को चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का लास्ट पार्ट है आज, इसमें हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले समझे हम लोग सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आप समझते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडिया में स्पेसिफिकली हम लोगों ने देखा कि इंडिया इट्स अ वेरी बिग कंट्री, इट्स अ वेरी वास्ट कंट्री। हमारे डाइवर्सिटी भी बहुत है, हमारे लोग भी बहुत है, पॉपुलेशन भी हाई है, और हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया जो है ना, पॉपुलेशन के रेशियो में कम भी पड़ता है। इतना बड़ा एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए, इतने बड़े एरिया पे लेजिस्लेशन करने के लिए हमें 2 जो लेवल होते हैं ना, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, दे वर नॉट सफिशिएंट। तो वी नीडेड 1 मोर लेवल, और वो एक लेवल को ढूंढते ढूंढते हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन टर्म पर आए। तो समझते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल वर्ड लिया हम लोगों ने, है ना, और डी वर्ड मतलब कि आप समझते हैं उसको तोड़ देना, ब्रेक कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को जब ज्यादा डिवाइड किया जाता है तो देन वी कॉल इट डिसेंट्रलाइजेशन। समझना, सिर्फ वर्ड समझ रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन नहीं समझ रहे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को, पावर्स को, फंक्शंस को और ज्यादा डिवाइड किया जाए, देन वी कॉल इट डिसेंट्रलाइजेशन। और आप लोगों को टर्म तो एक्सप्लेन करना नहीं एग्जाम में, तो आपको करना है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन डिसेंट्रलाइजेशन की क्या होती है समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड state government and is given to local government, we call it decentralization। बहुत अच्छे से समझना, अभी के अभी याद करना है। What is decentralization? Decentralization is when power is taken from the central and the state government and is given to local level of government, then we call it decentralization। समझ में आ रही बात? डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर है? जब डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है तो फिर हमारे सामने आती है डिसेंट्रलाइजेशन की एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों है, व्हाई इट वाज नीडेड, व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग, ग्राउंड लेवल सुपरविजन, है ना। मतलब हम देखते हैं कि लोकल पीपल जो होते हैं ना, लोकल पीपल जो होते हैं ना, दे नो मोर अबाउट देयर एरिया। तो लोकल पीपल जो होते हैं वो अपने एरिया के बारे में ज्यादा जानते हैं, और इसलिए हम लोग लोकल लोगों को जब इंक्लूड कर लेंगे तो गवर्नमेंट चलाना, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। समझना चीज को, है ना। लोकल लेवल पे है तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। एक सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे बैठ के सीएम जो होता है कि गांव की खबर नहीं रख सकता है, ही नीड खबर रख सकता है बट ही कैन नॉट वर्क अपॉन ऑन दैट। तो ही नीड समबडी, ना, कोई तो चाहिए जो उस गांव को देख सके, शहर को देख सके। तो गांव और शहर के लोग ही जब उस गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे तो डेफिनेटली वो उसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे, इसीलिए लोकल लेवल की आवश्यकता होती है। नंबर 2 बेनिफिट होता है इसका नंबर 2 बेनिफिट होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल, जो डेमोक्रेसी की अंतरात्मा बोले। डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, है ना, कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर लोग खुद रूल कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है कि रूल बाय पीपल, वो कहां से जनरेट होगी? लोकल गवर्नमेंट से, है ना। कि लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, लोग खुद जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं ना। तो पीपल आर इन्वॉल्व इन
डिसीजन मेकिंग, है ना। तो इस तरह से हम लोग डेमोक्रेसी को जिंदा रखे हुए हैं, है ना, क्योंकि हम स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे देखें तो वी डोंट हैव एक्चुअल डेमोक्रेसी, द रियल डेमोक्रेसी, वी हैव गॉट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ना, रिपब्लिक बोल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी जो होती है, एग्जैक्ट डेमोक्रेसी, जो पीपल का रूल भैया, जहाँ पीपल खुद बैठते, तो पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग इन विलेजेस, जनरली इन रूरल एरियाज। तो हम लोग ये पॉइंट भी मानते हैं कि भैया जो होता है लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, तो उसका ये फायदा होता है कि लोकल लेवल पे ही लोगों को नॉलेज होता है, लोकल इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, है ना। साथ ही साथ दिस पीपल डिसाइड द एक्सपेंस, दैट मीन्स बजट ऑफ देयर एरिया, कि वो डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ खर्च होगा, ना, कितना खर्च होगा, कौन सी चीजें प्रायोरिटी में। हर जगह की रिक्वायरमेंट बेसिक आज से 20 साल पहले देखी जाए तो सड़क पानी हुआ करती थी, ना, तो कौन से एरिया में सड़क ज्यादा जरूरी थी, ना, ये सड़क पहले ज्यादा चाहिए या पानी ज्यादा पहले चाहिए। तो वो चीजें जो होती थी वो सारा बजट डिसीजन कौन लेता था, लोकल लेवल पे लिया जा सकता है, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ लोकल लेवल गवर्नमेंट या बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है। In the year 1992, the second 73rd amendment in Indian Constitution, हम बात कर रहे हैं 73वां अमेंडमेंट हुआ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस कब हुआ 1992 में, है ना। और इस अमेंडमेंट के बाद में हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ दी, है ना, वी मेक इट स्ट्रॉन्गर। कैसे बनाया, हम लोगों ने कुछ बेनिफिट्स दिए। नंबर 1 कि रेगुलर इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड। अब जो था लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, कि लोकल गवर्नमेंट के लिए रेगुलर इलेक्शंस होने लगे। मतलब क्या है कि पंचायत तो जन्मों जन्मों से चली आ रही है, लेकिन होता क्या था, इट वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। एंड सेकेंड थिंग कि इट वाज नॉट इलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, है ना। बस एक बार इलेक्शन, एक बार जो माना लिया कि भाई आप पंच है, आप पंच है, आप पंच है, और वो चला जा रहा है। लेकिन चीजें कब बदली, 1992 में। 1992 में हमारे 73rd अमेंडमेंट से हम लोगों ने क्या किया, इलेक्शंस को रेगुलर कर दिया, है ना। वी मेक इट कंपलसरी टू होल्ड द इलेक्शंस ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द लोकल गवर्नमेंट आल्सो। मैं बार बार पंचायत बोल रहा हूँ, इट इंक्लूड्स म्युनिसिपैलिटी आल्सो, है ना। तो सेकेंड चीज हम बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशंस वर गिवन टू SC, ST, OBC, these people, कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए कब, 73 अमेंडमेंट के तहत, है ना। एंड दैट वाज नीडेड एक्चुअली, इफ यू वांटेड एवरीबॉडी टू बी इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग, देन यू डेफिनेटली नीडेड दीज पीपल आल्सो। तो हम लोगों ने क्या किया, वी गिव रिजर्वेशन टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस पीपल बाय द 73rd अमेंडमेंट इन द ईयर 1992। अगली बात करते हैं हम लोग वीमन। तो हम लोग वीमन के लिए 1/3 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वीमन, है ना, कि महिलाओं को वैसा जो है उनको भी जरूरत थी, है ना। दे वर आल्सो नीडेड, है ना, कि उनका भी पार्ट होना जरूरी था इलेक्शन में, उनका भी पार्ट होना जरूरी था गवर्नमेंट में, है ना। उनके डिसीजन की भी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो 1/3 सीट जो थी महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। और ये इंडिया में पहली बार होता था कि महिलाओं को, है ना, पॉलिटिक्स में कहीं पर सीट्स रिजर्व की गई, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी हमारे लोकसभा, राज्यसभा और उसके लिए तो विधानसभा में तो आज तक नहीं हुई, है ना, वी आर स्टिल वेटिंग। खैर ठीक है, तो 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर वीमेन, है ना, ये बड़ी अच्छी बात हुई है, ठीक है। फोर्थ थिंग, एन इंडिपेंडेंट state
इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। होप यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्शन कमीशन, है ना। आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पूरा एक चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया। क्यों किया गया? टू कंडक्ट लोकल लेवल इलेक्शंस, कि लोकल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए हम लोगों ने इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया, है ना। तो ये भी कब हुआ? 73 अमेंडमेंट्स। आप समझ सकते हैं 1982 से, है ना। अब आप लोग तो छोटे हैं, वो छोटे हैं, बाकी मैं अगर देखूं तो 1982 मतलब मेरे लिए तो बहुत पुराना ईयर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करें, 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन का, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 73rd अमेंडमेंट, है ना। तो 73rd अमेंडमेंट या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अमेंडमेंट, है ना। अच्छा, इसको आर्टिकल 243 से भी जानते हैं, तो राइट एन शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 243 कैटी के लिए। तो हम लोगों के 4 पॉइंट हुए। 5वां पॉइंट हमारा बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट was supposed to share its revenue with local government। क्या साहब कि लोकल गवर्नमेंट मशीनरी आपने बना दी, चलेगी मशीनरी, तो इट नीडेड मेंटेनेंस ऑल्सो। तो मेंटेनेंस कौन उठाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के सर पर डाल दिया गया, भैया आपको जो है लोकल गवर्नमेंट का मेंटेनेंस पूरा बेयर करना है। समझिए बात को। तो नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, द स्टेट गवर्नमेंट रिलीजेस अ पर्टिकुलर फंड फॉर द लोकल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट वर्क्स विद दैट फंड। ओके, तो दिस हैपेंस इन दैट वे। तो डिसेंट्रलाइजेशन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय द 73rd अमेंडमेंट इन इंडिया, है ना। क्या व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी आप पाएंगे ये 5 पॉइंट हमको लिखना है। अच्छा, एनटीएसी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो वर्ड लिखना 73rd अमेंडमेंट, बस ये वर्ड याद रखना है। और आपके एनटीएसी का एक क्वेश्चन प्रिपेयर होता है आपका। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी उसको स्ट्रेंथ देने वाले कौन से अमेंडमेंट से स्ट्रेंथ मिली, या मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कौन से अमेंडमेंट से स्ट्रॉन्ग बनाया गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा 73rd अमेंडमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ठीक है, 73rd अमेंडमेंट समझ गया आप लोगों ने। इलेक्शंस सबसे पहले रेगुलर हो गए। नंबर 2 पे रिजर्वेशन टू एसटी एससी ओबीसी, रिजर्वेशन टू वीमेन। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, और नंबर 5 पर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने वाले सोर्सेस थे उन्हीं से कुछ रेवेन्यू शेयर करेगी। इज दैट क्लियर? तो ये क्लियर है आप लोगों को। हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, और अभी हम लोग लेके चल रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है ना, कि डिसेंट्रलाइजेशन गांव में कैसे होगा, डिसेंट्रलाइजेशन शहरों में कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल एरिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल एरिया, कि विलेजेस में, गाँव में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे वर्क करता है, अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विलेजेस, कई बार एक गांव या फिर ग्रुप ऑफ विलेज, जनरली या तो एक ही गांव होता है, कई बार एक गांव नहीं होता तो ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं वार्ड। क्या कहते हैं? वार्ड। टर्म पे ध्यान दीजिएगा, इसे हम बोलते हैं वार्ड, ठीक है। अब इस वार्ड के जब इलेक्शन होते हैं, है ना, तो जो बॉडी बन करके आती है ना, उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। समझ में आ रही बात? ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के मेंबर्स, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को बोला जाता है पंच, और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है
ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं सरपंच। ना हेड को सर ही बोलते हैं ना, पता है ना आपको, हेड मतलब सर, तो सरपंच। तो ग्राम पंचायत इलेक्शन होल्ड कर रही है कहां पर, वार्ड में। वार्ड के जो हेड हो गए वो कौन हो गए साहब, आपके सरपंच हो गए है ना। तो ग्राम पंचायत के सारे मेंबर्स क्या कहलाएंगे, पंच ना, 4 5 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। हेड इज नोन एज सरपंच। अब ग्राम पंचायत फॉर्म हुई साहब। अब ग्राम पंचायत जो काम करती है वो काम करती है अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। समझिएगा, ग्राम पंचायत जो है आपकी वो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है। ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा मतलब हो गई ग्राम पंचायत से बड़ी बॉडी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस सी हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, है ना। तो ग्राम सभा के मेंबर्स की बात करें हम लोग, तो सारे गांव वाले जितने भी है ना विलेजर्स हैं, ऑल विलेजर्स आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? जितने भी गांव के मेंबर्स हैं सारे ग्राम सभा के, जितने भी गांव वाले, जितने भी गांव के उस वार्ड के पर्टिकुलर लोग हैं, सारे वो ग्राम सभा के मेंबर्स रहेंगे, है ना। ध्यान रखना इसमें सिर्फ एडल्ट लोगों की इंक्लूड करेंगे ना, मैं लिख देता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ऑल एडल्ट विलेजर्स, है ना, नहीं तो बता। हु इज द हेड ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा का हेड कौन होता है? तो कोई नहीं होता है, लेट इट बी ब्लैंक, है ना। क्योंकि ग्राम सभा एक बॉडी होती है जिसको हम बोल सकते हैं प्योर डेमोक्रेटिक बॉडी। सारे विलेजर्स होते हैं, आपस में मिलकर बैठते हैं, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, मेजोरिटी को बोलती है वही माना जाता है, ठीक है। कई बार होता है वो अपने में से किसी एक को बोल देते हैं कि यू आर द राइट पर्सन, जो भी होगा हम लोग डिसीजन लेंगे, आप लोग जो होगा फाइनल जो आपको लगे कि मेजोरिटी कौन है आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क करिएगा। तो वो ऐसा कर लेते हैं, बाकी वी डोंट हैव कि कोई पर्टिकुलर ग्राम सभा का हेड होता है। समझ में आ रही बात की नहीं है? तो दिस इज द सिस्टम। Village people form ward and they conduct the election, that is known as Gram Panchayat election. The member after the election, the head of the Gram Panchayat is Sarpanch. Members are known as Panch, and then every Gram Panchayat, each Gram Panchayat works under Gram Sabha. Gram Sabha members are all adult villagers. Okay, तो ये इतना चलता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन या हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट, किसी को भी आप बोल सकते हैं। जब किसी को भी आप थोड़े समय के लिए अगर या लंबे समय के लिए आप किसी चेयर को प्रोवाइड करते हैं तो वी कैन कॉल देम चेयरपर्सन। तो ये इस तरह का एक सिस्टम चलता है। क्या समझ में आ रहा है? वार्ड है, वार्ड इलेक्शन करवा रहा है ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के सुपरविजन में काम कर रही है। इज दैट क्लियर? पक्का? ये तो वर्किंग हो गई कि किस तरह का मैकेनिज्म है, कैसा काम करते हैं। लेकिन इसका हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या कनेक्शन होगा, तो कनेक्शन समझने के लिए हम लोग थोड़ा इधर आते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी ग्राम पंचायत आपस में मिलकर एक बॉडी बनाती है जिसे हम बोलते हैं ग्राम समिति। समिति भी बोल सकते हैं, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, मंडल भी बोल सकते हैं। बहुत सारी ग्राम पंचायत आपस में मिलके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसे हम लोग समिति बोलते हैं। पंचायत समिति भी बोल सकते हैं साहब इसको ना, बहुत सारे नाम होते हैं, ग्राम समिति, ग्राम मंडल, है ना, ब्लॉक मंडल भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, पंचायत समिति, पंचायत मंडल, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके। तो ग्राम समिति बनाई जाती है। ग्राम समिति क्या है? इट इज नथिंग एल्स, इट इज द ग्रुप ऑफ मेनी ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायत आपस में मिलकर के ना दे फॉर्म अ बॉडी विच इज नेम्ड एज ग्राम समिति, ब्लॉक या मंडल। अब हम बात करते हैं तो ग्राम समिति, ब्लॉक या मंडल जो अब जो भी बात कर रहे हैं, इसके हेड कौन होते हैं, है ना। तो इसके हेड जो होते हैं साहब, है ना, उन्हें हम बोलते हैं प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन। प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, है ना, ठीक है। तो मंडल प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, कई बार ऐसे ही बोल देते हैं। मंडल ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं,
तो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं आपके ग्राम समिति के हेड। क्लियर है? अब क्वेश्चन आएगा कि ग्राम समिति के मेंबर कौन होते हैं साहब? हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम समिति? तो ग्राम समिति के मेंबर्स होते हैं सारे आपके पंच एंड सरपंच। पंच एंड सरपंच, जितने भी इन पंचायतों के पंच और सरपंच होंगे सबके सब हो जाएंगे मेंबर्स ऑफ ग्राम समिति, है ना, या ब्लॉक या मंडल। समझ में आ रही बात? पक्का? अब बहुत सारी ग्राम समितियां, है ना, बहुत सारी ग्राम समितियां आपस में मिलकर के जिला लेवल पे जो बॉडी बनाती है उसे बोलते हैं जिला परिषद। मेनी ग्राम समिति, बहुत सारी ग्राम समिति है ना, ग्राम समिति ऐसी बहुत सारी ग्राम समिति होगी, आपस में मिलकर जो बॉडी बनाएगी उसे हम बोलेंगे जिला परिषद। समझ में आ गई बात? जिला परिषद के हेड जो होंगे उन्हें फिर से हम लोग चेयरपर्सन बुलाएंगे साहब। जिला परिषद के जो मेंबर्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे, ये हो सकते हैं साहब आपके एमएलए, एमपी, उस पर्टिकुलर पूरे एरिया का एमपी हो सकता है ना, और कोई बड़े बड़े स्टेट लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं या हम बोलते हैं, है ना, बिग ऑफिशियल्स, है ना, होते हैं एडीएम, एसडीएम, उस लेवल के हाई रैंक के ऑफिशियल्स भी होते हैं, तो दे आर आल्सो मेंबर ऑफ जिला परिषद। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल एरिया फिर से एक बार समझते हैं क्या होता है। वार्ड होता है, विलेज लोग जैसे होते हैं, सारे विलेजेस मिलकर के एक विलेज को या एक विलेज से ज्यादा विलेज का ग्रुप बनाते हैं, इसको बोलते हैं वार्ड। और इस वार्ड के जो इलेक्शन होते हैं उसे बोलते हैं ग्राम पंचायत इलेक्शन। इस ग्राम पंचायत इलेक्शन को जो जीतते हैं वो कहलाते हैं सरपंच। सरपंच जो होते हैं अपने लिए पंच चुनते हैं, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर अपने लिए कैबिनेट चुनता है, सीएम अपने लिए कैबिनेट चुनता है। अब ग्राम पंचायत जो होती है, ये ग्राम पंचायत जो होती है काम करती है ग्राम सभा के अंतर्गत। ग्राम सभा जो होती है इसमें सारे गांव वाले जो होते हैं वो एडल्ट विलेजर्स होते हैं, वो सारे इसके मेंबर होते हैं। इसके हेड को भी अपन चेयरपर्सन बोल सकते हैं। ग्राम सभा जो होती है साल में 1 या 2 बार मीटिंग होल्ड करती है और सारा के सारा फाइनेंशियल बजट जो होता है ग्राम सभा डिसाइड करती है। एनटीएससी का क्वेश्चन है कि गांवों के लिए पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंडिचर का, खर्चे का जो कामकाज का जो सिस्टम है, मनी का जो बजट है, वो कौन पास करती है? तो वो पास करती है ग्राम सभा। ध्यान रखना है ना कि विच ऑर्गेनाइजेशन पासेस द बजट फॉर द रूरल एरिया, गांव के लिए, तो गांव की डेवलपमेंट के लिए दैट इज ग्राम सभा। खैर ठीक है, हम बात करते हैं बहुत सारी ग्राम पंचायत आपस में मिलकर बनाती है ग्राम समिति। ग्राम समिति का जो हेड होता है उसे हम लोग प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन बोल सकते हैं। ग्राम समिति के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे पंच और सरपंच होते हैं, सारी ग्राम पंचायतों के एक ग्राम समिति में आने वाली, एक ग्राम समिति के अंदर आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायत होती उनके पंच और सरपंच जो होते हैं वो होते हैं मेंबर्स ऑफ ग्राम समिति। ठीक है, बहुत सारी ग्राम समितियां आपस में बंच करके एक जिला के अंदर जितनी भी ग्राम समितियां हैं, सारी की सारी ग्राम समितियां उस जिला की जिला परिषद का हिस्सा होती है। और जिला परिषद जो होता है, जिला परिषद का हेड होता है जो होता है उसको हम बोलते हैं चेयरपर्सन। और जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो हो सकते हैं एमपी ऑफ द स्टेट, एमपी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, एमएलए, सारे उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे एमएलए, और जितने भी बिग ऑफिशियल्स उस एरिया के आते हैं वो सारे उस जिले के आते हैं, वो सारे। ध्यान रखना है जिले लेवल के लेना है, एक ही जिले के एमपी, एक ही जिले के एमएलए, एक ही जिले के बड़े बड़े ऑफिसर्स। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जिला परिषद का गठन होता है। तो दिस इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल। गांव में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो इस प्रकार की होती है। समझ आ गई बात? अब हम सिटी की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखते हैं। अब हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन द अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं। शहरों में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग शहरों में जहां रहते हैं उसे हम बोलते हैं वार्ड, है ना। हम लोग रहते हैं कॉलोनीज में, तो कॉलोनीज बंच टुगेदर टू फॉर्म अ वार्ड। वार्ड जो होता है ना, वार्ड के जो हेड होते हैं साहब,
जो इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं कारपोरेटर, है ना, ठीक है। और मेंबर्स हम सारे होते हैं, है ना। और मेंबर्स बेसिकली इनके बहुत सारे आपके अपने कॉलोनी में देखे होंगे, बहुत सारे छोटे मोटे नेता टाइप के लोग होते हैं ना, तो दे आर ऑल दी वार्ड मेंबर्स। तो अदर पीपल हु आर नॉट इलेक्टेड, ये लोग इलेक्टेड नहीं होते ना, जो नॉट इलेक्टेड होते ये होते हैं मेंबर्स। तो एक अपने हिसाब से बना लेते हैं हम लोग कारपोरेटर लोग। अब वार्ड जो होते हैं, वार्ड का इलेक्शन होता है। अब बहुत सारे कारपोरेटर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन। तो इलेक्शन भी कौन सा होता है आपका, म्युनिसिपल कारपोरेशन, है ना। अब म्युनिसिपल कारपोरेशन के हेड की हम बात करें तो वो होते हैं मेयर, और मेंबर्स की बात करें तो सारे के सारे कारपोरेटर्स। जितने भी पार्षद होते हैं सारे मेंबर्स होंगे म्युनिसिपल कारपोरेशन के, और हेड जो होगा उसे हम बोलते हैं मेयर। ये शहर का सिस्टम होता है, बड़ा सिंपल सिस्टम होता है, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है, वार्ड म्युनिसिपल कारपोरेशन, दो वर्ड याद करना। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, छोटे शहरों में जो होता है ना म्युनिसिपल कारपोरेशन नहीं होती है, छोटे शहरों में जो होती है वो होती है म्युनिसिपैलिटी। उसके जो हेड होते हैं ना उनको हम बोलते हैं चेयरपर्सन। क्लियर है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन शहरों की बात कर रहे हैं, शहरों में होता है वार्ड, वार्ड के बाद में होती है म्युनिसिपल। वार्ड जो होते हैं, वार्ड के जो हेड होते हैं, वार्ड जो इलेक्ट करते हैं, वार्ड के जो इलेक्शंस जो होते हैं इलेक्शंस को बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन या म्युनिसिपल कारपोरेशन के इलेक्शन। जो व्यक्ति इलेक्शन जीतता है उसे कारपोरेटर बोलते हैं। सारे कारपोरेटर जिस बॉडी में बैठते हैं, असेंबली में बैठते हैं, उसे म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कारपोरेशन बोलते हैं। म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों में होती है, म्युनिसिपल कारपोरेशन बड़े शहरों में होती है। म्युनिसिपैलिटी जो होती है उस म्युनिसिपैलिटी को जो हेड करते हैं, चेयर करते हैं, उसको बोलते हैं चेयरपर्सन। और म्युनिसिपल कारपोरेशन जो होती है, म्युनिसिपल कारपोरेशन जो बड़े शहरों में होती है, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनको बोलते हैं मेयर। इस तरह से हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छे समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हो चुका है। अब इस चैप्टर में हमारे पास में कुछ नहीं है, फेडरलिज्म चैप्टर जो होता है आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो अगली क्लास में अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।